द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो अमेंडमेंट बिल है इसने किसको अमेंड किया है। इसने अमेंड किया है ओरिजिनल 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। तो ओरिजिनल 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट basically brought in a article which is article 239AA, through which NCT, its legislative assembly, was created. Before that दिल्ली में उसकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट एक बोर्ड हुआ करता था, वो रन कर रहा था। उसके पहले अगर मैं बात करूं, दैट इज बिफोर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑन द लाइंस ऑफ द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द फैजल अली कमीशन। तो उसके पहले दिल्ली को पार्ट सी में रखा गया था, जो कॉलोनियल टाइम्स की लेगेसी को फॉलो कर रहा था, बिकॉज वहां पे चीफ कमिश्नरेट सिस्टम हुआ करता था। तो चीफ कमिश्नरेट सिस्टम वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, एक कमिश्नर वहां पे हुआ करता था, एंड दैट कमिश्नर वाज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो गवर्नर जनरल थ्रू दैट कमिश्नर यूज्ड टू रेगुलेट एडमिनिस्टर दिल्ली। तो उसको कंटिन्यू किया गया टिल 1956। 1956 के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और उसके बाद यहाँ पे एक बोर्ड बना दिया गया और फिर एक डिमांड बनी कि आप दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट करिए। तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली को क्रिएट किया गया। अब पहला इशू जो राइज हुआ वो यहीं पे हो गया था, लेकिन वो आज हम इस वक्त देख रहे हैं। इट कुड हैव come into the news much before, but since the government was very much common, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की थी, जो दिल्ली गवर्नमेंट थी वो भी कांग्रेस की थी, तो कभी इशू जो है वो एस्केलेट नहीं हुआ। जो बेसिक इशू है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। पहला इशू आता है आर्टिकल 239 वर्सेस आर्टिकल 239AA। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 239 क्लियरली बोलता है दैट दिल्ली और any other union territory of India, not Delhi, the union territories of India would be administered directly by the president। लेकिन जब आप 239AA लेके आते हैं, उसमें आप दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली देते हैं और वहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का प्रोविजन क्रिएट करते हैं। नाउ व्हेन देयर इज अ इलेक्टेड गवर्नमेंट, then obviously there would be a conflict between the administrator, who is called as Lieutenant Governor LG of Delhi, and that of the elected government, that is the legislative assembly। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तभी आ जाना चाहिए था, लेकिन वो जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट्स कॉमन थी तो कभी एस्केलेट नहीं हुआ। 2014 ऑनवर्ड्स जब आपकी गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म हुई, ऑल दिस आई एम टेलिंग यू फॉर योर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। ये गवर्नमेंट्स आपको यूज नहीं करना है, इंटरव्यू में डेफिनेटली आप ये सब बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो 2014 ऑनवर्ड्स यहाँ पे पहली बार एस्केलेशन हुआ इन पेटी इश्यूज का, कि कौन सी पावर्स एलजी के डोमेन में है, कौन सी पावर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के डोमेन में है। Although 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है that apart from 3 subjects, rest all the powers rest with the legislative assembly। Getting my point? वो 3 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? एक है पुलिस, दूसरा है लैंड और तीसरा है पब्लिक ऑर्डर। अब ये 2 सब्जेक्ट्स मोर और लेस काफी ऑब्जेक्टिव हैं। इनको पढ़ने सुनने के बाद हमें क्लियर हो जाता है कि पुलिस से क्या मतलब हो सकता है, लैंड से क्या मतलब हो सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक ऑर्डर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो मेंशन है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है ये वर्ड। इसमें आप कोई भी इशू को लेके आ सकते हैं और फिर एक नया डिफरेंट इशू एस्केलेट हो जाएगा। तो ये भी बेसिकली आप ट्रेस करेंगे टू दी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहला, इसने 2 आर्टिकल्स क्रिएट किए, दोनों आर्टिकल्स आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है। दूसरा, सब्जेक्टिव टर्म्स का इस्तेमाल किया गया लाइक पब्लिक ऑर्डर विच वर नॉट वेल डिफाइंड, एंड बिकॉज ऑफ दीज इल और lack of clear cut definition, these issues we are seeing today। तो 2014 में जब कुछ पेटी इश्यूज के रिगार्डिंग, लाइक पेटी इश्यूज लाइक
जो दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो किसके अंडर में आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के कि दिल्ली गवर्नमेंट के? तो पहला इशू आया एसीबी का, फिर इशू आया कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके सर्कल रेट्स कौन डिटरमाइन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर एक इशू आया दैट वाज ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज का इशू आप प्लीज अंडरस्टैंड करिए। देखिए, दिल्ली के पास उसकी खुद की कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके स्टेट में मोस्ट प्रोबेबली एक खुद का पब्लिक सर्विस कमीशन होगा जिसके आप एग्जाम्स भी दे सकते हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे थ्रू द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इटसेल्फ इट वाज अ सेटल्ड यू कैन से सेटल्ड पॉलिसी कि जो भी रिक्रूटमेंट होगा ऑफिशियल्स का वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब वो सेंट्रल ग्रुप ए ग्रुप बी के ऑफिशियल्स हो सकते हैं या वो आईएएस ऑफिसर्स हो सकते हैं, डैनिश कार्टर के ऑफिसर्स हो सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट जो भी होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब रिक्रूटमेंट के बाद उनकी पोस्टिंग जब होगी कि कौन से ऑफिसर को कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट करना है, पोस्टिंग के बाद ट्रांसफर करना है, तो ये मैटर्स कौन डिसाइड करेगा? ये पावर्स किसके पास होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास? तो ये जो सर्विसेज मैटर है ये भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, और ये 3-4 इश्यूज के कारण फाइनली दिल्ली ने एक केस फाइल करा दिल्ली हाई कोर्ट में इन 2015 आई थिंक, जिसका डिसीजन 2016 में आया। एंड इन दैट जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि एलजी has the independent decision making or independent rule making powers. LG in Delhi is not bound by the aid and advice of Council of Ministers. इस डिसीजन को फर्दर चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट, एंड फाइनली इन 2018 सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दिस मैटर थ्रू द 5 जज बेंच, और यहां पे कुछ क्रूशियल प्रोविजंस सामने आए इन द जजमेंट जो आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे। फर्स्ट, दिल्ली स्टेट है या नहीं, ये क्वेश्चन को क्लियर किया गया। तो एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया बालाकृष्णन कमेटी को 1987 में, जिसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेके आया गया था। तो बालाकृष्णन कमेटी के रेफरेंस को दोबारा स्टडी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कंक्लूड किया दैट दिल्ली हैज नो स्टेटहुड, बट इट इज ऑल्सो नॉट अ यूनियन टेरिटरी लाइक अदर यूनियन टेरिटरीज। सो दिल्ली वुड बी कॉल्ड एज अ यूनियन टेरिटरी विथ अ स्पेशल स्टेटस. So it is not a state and it is not also a plain union territory, but a union territory with a special status. Then LG की क्या पावर्स होंगी, इसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छे तरीके से क्लियर किया। सुप्रीम कोर्ट said that LG has no independent rule making or decision making powers. So Supreme Court in a manner reversed what the Delhi High Court said in 2018. It said now that LG has no independent decision making or rule making powers for all the matters of state list and concurrent list except the 3 matters. These are the 3 matters. इन 3 मैटर्स को छोड़ के LG अपने खुद से डिसीजन नहीं लेगा, और इन 3 मैटर्स में भी, एंड इवन फॉर दीज 3 मैटर्स LG हैज टू टेक डिसीजन, अप्लाई द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन, दैट इज यूज दिस पावर ओनली इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ये छोटे छोटे पेटी इश्यूज पेंडिंग रह गए कि सर्विसेज कौन डिसाइड करेगा, एसीबी कौन किसके पास होगा, लैंड रेट्स कौन डिसाइड करेगा, एंड सो ऑन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नाउ वी हैव लार्जली कंक्लूडेड द मैटर. So what we will do is we will form a 2-judge bench of Supreme Court to decide for these petty issues. And a 2-judge bench was formed जिसका जजमेंट आया 2019 में। अच्छा, एक चीज और 2018 के जजमेंट में आप एक चीज और मेंशन कर लीजिए कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कही थी कि दिल्ली गवर्नमेंट हैज टू कम्युनिकेट
all the decisions to the LG. Please underline the word communicate. Supreme Court said that all the decisions which the Delhi government is taking or the Legislative Assembly is taking, all those decisions should be communicated to the LG. तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया आफ्टर 2018 कि वो डिसीजन पहले लिया करते थे और बाद में कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया था कि एलजी का ओपिनियन मैटर नहीं करता है। आप जो एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करेंगे एलजी अकॉर्डिंगली फंक्शन करेगा, राइट। तो ये एक प्रेसिडेंट 2018 ऑनवर्ड्स चालू हो गया। 2019 में 2 जज बेंच ने ये पेटी इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करी। सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए एक्सेप्ट द सर्विसेज मैटर इशू। तो सर्विसेज मैटर इशू इज स्टिल पेंडिंग विद द सुप्रीम कोर्ट एंड वी डू नॉट हैव the final verdict as to who has the power with respect to the posting and transfers of the officials working under the Delhi government. इसके अलावा अगर मैं एसीबी की बात करूं तो एसीबी के ऊपर एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में क्लियर कर दिया था। देन जो एग्रीकल्चरल लैंड के सर्कल रेट्स हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। इसी तरीके से कुछ कमिटीज ऑफ इंक्वायरीज, कमिटीज ऑफ इंक्वायरीज या बोल सकते हैं कमिटीज ऑफ इंक्वायरीज जो एक गवर्नमेंट क्रिएट करती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, वो कौन क्रिएट कर सकता है। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको इंक्वायरी कमीशंस क्रिएट करने हैं सो दैट शुड बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये क्लैरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करी गई। नाउ दिस टाइम द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन दिस बिल एंड according to the government, what they are doing or what their objective is to give effect to the judgment of Supreme Court through the enactment of this act. ये फाइनली पास हो चुका है इन द लोकसभा एंड इन द राज्यसभा एज वेल। अब इसको प्रेसिडेंशियल कंसेंट मिलेगा और ये एनैक्ट हो जाएगा। नाउ इफ देयर इज एनी ऑप्शन टू चैलेंज दिस बिल देन इट इज ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। इसको चैलेंज वहीं किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसमें फाइनल डिसीजन देगा। ओके, तो इसके प्रोविजंस क्या है, कैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पे फर्दर क्लैरिटी लाने की कोशिश करी है। सो गवर्नमेंट हियर हैज सेड through this bill that we are now trying to clearly delineate the powers and authorities of all the stakeholders. कितने stakeholders हैं दिल्ली में? 3 stakeholders हैं। एक दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट, दूसरा दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली और तीसरा एलजी, राइट। तो एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट को आप एक ही जगह प्लेस कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 की स्टेक होल्डर्स और इन तीनों की क्या पावर्स हैं इसको क्लियरली डिलिनिएट करने के लिए बिल को गवर्नमेंट लेके आई है जो फाइनली पास हो चुका है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस बिल इज that now onwards the word government would mean lieutenant governor and not the legislative assembly or the elected government. तो अब जहां पर भी वर्ड गवर्नमेंट इस्तेमाल होगा दिल्ली के केस में तो उसका सीधा सीधा मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, राइट। तो ये हम पैन इंडिया लेवल पे भी मोर और लेस फॉलो करते हैं, लाइक ऑल द डिसीजंस आर टेकन in the name of president. Okay, so the first provision is that from now onwards government would mean LG. So more or less हम इसको pan India level पे भी follow करते हैं, like all the decisions taken by the government of India are in the name of president, right? So like that way it will be now onwards followed in the Delhi case as well. Second, LG is now given wider discretionary powers with respect to any matter outside the purview of the legislative assembly of the Delhi government. That is, जो 3 subjects पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर लेजिस्लेटिव असेंबली के परव्यू से बाहर हैं, इन मैटर्स पे जो फाइनल डिसीजन होगा वो एलजी का होगा। सो एलजी नाउ कैन टेक any decisions on matters wherein the purview does not or is not of the legislative assembly of Delhi. अब यहाँ पे गवर्नर दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई भी बिल को रिजर्व कर सकता है, ये क्लियरली यहाँ पे इस बिल ने अलाउ कर दिया है। थर्ड, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस taken by the elected government of Delhi
now onwards should be taken in the name of LG, and opinion of LG should be taken before such executive actions. तो देखिए, एक गवर्नमेंट वर्ड अब एलजी बोला जाएगा. दूसरा, एलजी कोई भी बिल को अब रिजर्व कर सकता है फॉर एनी मैटर विच इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, दैट इज पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर. पब्लिक ऑर्डर आपको पता है कितना सब्जेक्टिव टर्म है, तो यह आप क्रिटिसिज्म में यूज करेंगे. थर्ड, सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो अब दिल्ली गवर्नमेंट लेती है वो एलजी के नेम में लिए जाएंगे, और उन डिसीजंस लेने से पहले एलजी का ओपिनियन लिया जाएगा. तो थोड़ा सा डिफरेंस देखिए यहाँ पे. 2018 के बाद से दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वो डिसीजन लिया करती थी, बाद में कम्युनिकेट करती थी टू दी एलजी ऑन दी डायरेक्टिव्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. बट नाउ बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन दे विल हैव टू सीक द ओपिनियन ऑफ एलजी. दिस इज द डिफरेंस. तो ये डिफरेंस समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. Fourth important provision, now Legislative Assembly of Delhi cannot make any rule to enable itself or committee for the purpose of inquiry or day-to-day administration. लेजिस्लेटिव असेंबली के पास से पावर्स को स्नैच कर लिया गया है कि अब ना ही आप अपनी प्रोसीडिंग्स, अपने कंडक्ट के लिए कोई रूल्स बनाएंगे. Your conduct, your proceedings would be done according to the rules of लोक सभा. साथ में आप कोई भी कमिटी नहीं क्रिएट करेंगे, कमिटी फॉर इंक्वायरी, कमिटी फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और एनी काइंड ऑफ कमिटी. That will also be done now onwards by the LG on the aid and advice or on the directions given by the central government. तो सबसे इंपॉर्टेंट 4 ये प्रोविजंस हैं जिन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट करे हैं. एक लास्ट चीज जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इन द प्रोविजन, दैट इज ऑल द रूल्स मेड टिल नाउ बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली वुड बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड वंस दिस एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड. अब थोड़ा सा इसको हम असेस कर लेते हैं कि देखिए, हियर ऑब्वियसली देयर आर वेरी फ्यू प्रॉज, और उस प्रॉज में आप बस ये बता सकते हैं दैट द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट हियर इज टू डिलिनिएट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ दिल्ली, which will ensure smooth functioning of the Delhi government and Delhi's administration. एक प्रॉज बस आप यहाँ पे यही बता सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं क्रिटिसिज्म की बात करूं, so first criticism would be it is against the Supreme Court's directive, Supreme Court's judgment. Supreme Court said, एक कीवर्ड है जो आप यूज करेंगे, Supreme Court said or talked about the collaborative federalism through constitutional objectivity. See, when there are conflicts between the institutions, and institutions like legislative assembly of one state and the elected government of the center, जब इस लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो इनको रिजॉल्व करने के लिए द आइडिया इज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा. सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेक्ट करा था कि हमारे क्लैरिफिकेशंस के बाद अगर कोई इशू राइज होता है तो कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म के बेसिस पे दोनों स्टेक होल्डर्स आपस में एक वे यहाँ पे ढूंढ सकते हैं या यहाँ पे एक सोल्यूशन को पे अराइव कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, फेडरलिज्म, राइट. एंड इसके अलावा जो भी आप सोल्यूशन पे अराइव करते हैं, जो आपका मीन्स होता है, दैट शुड नॉट बी वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So this is what the Supreme Court expected while delivering the judgment in 2018. And this act clearly is violative of collaborative federalism because it gives wide discretionary powers now to the LG. It reverses to an extent the judgment of Supreme Court by
now making it mandatory for the Delhi government to seek the opinion of LG before taking any executive action. डिस्क्रिशनरी पावर्स कैसे वाइड करी? अब एलजी डिसाइड करेगा, बिल्स को रिजर्व करेगा ऑन दी 3 सब्जेक्ट्स। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आपको ये पावर का इस्तेमाल करना है, दैट इज गॉन नाउ। बिल हैज क्लियरली गिवन पावर्स टू दी एलजी, राइट? Now, Legislative Assembly cannot make rules to enable itself. It cannot form the committees of inquiry or for the day-to-day administration. So the powers of the Legislative Assembly have been largely restricted. तो ये कुछ यहाँ पे criticisms हैं जिनकी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं. These 2 articles already I have shared on the Telegram channel. इनको आप एक बार quickly go through करेंगे, especially the highlighted part, and the crux of the matter will be there with you. क्विक रिवीजन के लिए आपको ये हेल्पफुल रहेगा. कुछ डाउट है आपको यहाँ पे तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज हम नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट टॉपिक को पिक करेंगे.